नंबर 3 हमारा बुक में से है एनर्जी स्टोरेज। जिधर एनर्जी हम जनरेशन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम मिस करते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल, दैट इज़ द स्टोरेज। हमारे पास कोई में से कोई एक एग्जांपल दे दे किसी ने एनर्जी को स्टोर होते हुए देखा हो। बैटरी। वी ओनली हैव वन ऑप्शन कि जो हमारे हमेशा जो है वो एनर्जी स्टोर हो रही होती है। एक और भी हमने देखी है, हम किसी ग्रिड स्टेशन वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे कैपेसिटर बैंक्स लगे हुए होते हैं, तो वो कैपेसिटर बैंक भी एक्चुअली वहाँ पे स्टोरेज का ही काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो पावर को ठीक करते हैं, थोड़ा सा जो पावर रिएक्टिव पावर सिस्टम में इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें हम थोड़ा कैपेसिटिव लोड जैसे ही साथ लगाएंगे तो वो उसको थोड़ा सा बराबर कर देगी। तो हमारे पास स्टोरेज की ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। हमारे स्टोरेज की हम तभी बात कर सकते हैं जब हमारा पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होगा वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा। हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ हाईली सेंट्रलाइज्ड, मतलब 2-3 ही जो है वो डैम्स हैं और वहीं से जनरेशन होती है और वहीं से पूरे पाकिस्तान में आगे जो है उसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर डिसेंट्रलाइज करने का ये मतलब भी है कि आप एक सिटी के लेवल के ऊपर भी एक अलग जो है वो सोलर फॉर्म लगा सकते हैं या कोई विंड फॉर्म लगा सकते हैं, और ये नहीं कहा जाता कि आप नेशनल ग्रिड को ख़त्म कर दें। नेशनल ग्रिड वहीं पे रहेगा, उससे जो एनर्जी आएगी उसको हम फेड कर देंगे टू द नेशनल ग्रिड। तो उस दिस इज़ द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अगेन जो हमने सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, हम ये चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज उसको कर दें। अगर कहीं पे आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट्स होते रहते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि अगर कोई एक फॉल्ट किसी एक ग्रिड स्टेशन पे आ जाए, मंगला या तरबेला पे, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान आपका जो है वो अंधेरों में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो अगर हमें डिसेंट्रलाइज करना है तो हमें स्टोरेज एनर्जी को स्टोर करने की भी ज़रूरत है। एनर्जी की तो और भी फॉर्म्स हैं, केमिकल फॉर्म है, मैकेनिकल फॉर्म है। हम टॉप क्लास एनर्जी की बात करते हैं एंड वन ऑफ द टॉप क्लास एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन कौन से तरीके हैं इसको स्टोर करने के? द फर्स्ट वन इज़ द मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज। किस तरह व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैकेनिकल, इट लुक्स लाइक समथिंग, मतलब कोई बड़ी चीज़ होगी और उसी में कोई एनर्जी स्टोर, मतलब कोई मैकेनिकल पार्ट होगा, उसमें एनर्जी स्टोर होगी। हम पहला जो है दैट इज़ अ पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द हाइड्रो जनरेशन। जिधर जिधर डैम बने हुए होंगे, हम एक्चुअली पंप स्टोरेज क्या है, ये एक हम छोटा एक्सिलरी पंप वहाँ पे डैम बना देंगे छोटा साथ में। ठीक है, पंप स्टोरेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पानी थोड़ा जो है वो हाई लेवल के ऊपर, सॉरी लो लेवल के ऊपर हम स्टोर करते हैं, तो लो लेवल से हाई लेवल तक पानी को लाने के लिए हमें वहाँ पे क्या लगाने पड़ते हैं? पंप्स लगाने पड़ते हैं। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो हाइड्रो के साथ ही पंप स्टोरेज हो। पंप स्टोरेज किसी सोलर के साथ भी लगा सकते हैं, किसी भी विंड के साथ भी लगा सकते हैं। सो इट विल वर्क एज अ आप कह लें स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट होगा उसके तौर पे ये काम करेगा। हमारे तो मतलब डैम बड़े बड़े वादियों में बने हुए हैं और पूरा पूरा शहर हम लोगों ने यहाँ पे खाली करवाया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे जो छोटे डैम्स हैं उनको टैंकर्स जो हैं वो लेके जाते हैं पानी, और उनको टैंक्स के ज़रिए पहले फिल कर लिया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। उनको टैंक्स की उससे फिल कर लिया जाता है और उसके बाद उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगर आप यूएई, दुबई वगैरह की भी एग्जांपल ले लें तो आपने देखा होगा पिछले साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जिधर से उनका पानी वहाँ से निकल जाए। क्यों? कि उनके पास कभी बारिशें हुई भी नहीं। तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन है, पंप स्टोरेज बहुत कॉमन है। पंप स्टोरेज या छोटे छोटे डैम बनाना, दोनों एक चीज़ें नहीं भी हैं लेकिन समहाउ दोनों सेम भी है। द सेकेंड वन इज़, पहले में हम पानी को स्टोर करेंगे सर, और वो पानी को हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। दैट्स व्हाई इट इज़ एनर्जी स्टोरेज। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कहीं नहीं स्टोर करनी, उसकी जो इंटरम फॉर्म है जिसको हमने कन्वर्ट करना है उसमें, उसी को हमने किसी जगह पे स्टोर करना है। हम पानी से बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग द, कैसे, क्या बेसिक प्रिंसिपल है? वी यूजुअली कन्वर्ट द
पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में एक सर्टन हाइट से पानी को नीचे फेंकते हैं, जिससे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दैट बीन कन्वर्टेड टू द हाफ mv² ऑफ द टर्बाइन, एंड देन आगे हमने जनरेटर लगाए हुए होते हैं। सेकंड जो है उसमें हम एयर को भी स्टोर कर लेंगे। एयर को अंडरग्राउंड जो है, ये मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती भी हूँ, थोड़ा बताती भी हूँ। अंडरग्राउंड कुछ वेजल्स बना के उसके अंदर भी एयर को स्टोर कर लिया जाता है और इसको हीट भी कर लिया जाता है, और जब उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ से क्योंकि अक्सर हमारे पास जो स्टीम पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हमें चाहिए तो वहाँ से वेल्व खोल के जैसे पानी को निकाला जा सकता है, इसी तरह से जो कॉम्प्रेस्ड एयर होगी उसको भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड वन इज द फ्लाईव्हील एनर्जी, फ्लाईव्हील स्टोरेज। फ्लाईव्हील स्टोरेज क्या है, तो किसी को अंदाजा हो? हाँ जी, ये बच्चों की गाड़ी नहीं होती जिससे इसको थोड़ा सा पीछे कर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई पावर जनरेशन को जानता हो तो उसे पता होगा, जैसे ही मोटर जनरेटर जैसे स्टार्ट होगा जनरेटर तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंस्टेबिलिटी होगी। तो हम क्या करते हैं कि उस इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ना वहाँ पे बड़े बड़े व्हील्स लगा देते हैं। वो व्हील्स, वो मैस है, वो इनर्शिया है, कुछ नहीं है, वो इनर्शिया है, और वो क्या करेगा, वो उस इंस्टेबिलिटी को अपने अंदर स्प्रेस कर लेगा और सिस्टम को क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा। इसी तरह आपने ये जो ट्रांसमिशन लाइंस लगी हुई होती हैं, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े बॉल्स लगे हुए होते हैं। एक तो ये 12 को वाले ये नहीं, जनरेशन के बिल्कुल पास लगे हुए होंगे, ठीक है, मंगला तरवेला डैम के पास लगे होंगे, बाहर अभी भी लगे होते हैं, लेकिन ये जो है ये एयरप्लेन्स के लिए हैं। इससे एयरप्लेन को अपने रास्ता नज़र आता है कि जी ये वाली सर्टन हाइट है, और मतलब मैंने ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं आ सकता कि वो बिल्कुल डायरेक्टली उसको टच कर जाए। तो लेकिन इनके दो काम होते हैं, इनको डैम्पर्स कहते हैं। यहाँ पे डैम्पर्स नहीं कहते, लेकिन जो जनरेशन के पास लगे होते हैं उनको डैम्पर्स कहते हैं। डैम्पर्स किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं, जो स्विंग्स हैं, उसको ये एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो फ्लाईव्हील भी हम डिटेल में देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोरेज, यू आर अवेयर विद दैट, दैट इज द बैटरी स्टोरेज, that is the other is the hydrogen storage. Hydrogen storage हम पूरी एक क्लास पढ़ेंगे। ये this is a emerging type of the storage, and the reversible chemical reaction storage. बैटरी स्टोरेज, जैसे जो भी बैटरीज हैं they have the basic principle of कि एक जी एनोड है और एक दूसरा कैथोड है, बीच में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है। तो जो है आयंस हैं वो एक एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से एनोड की, तो इट विल वर्क लाइक दैट। हमारा कंसर्न बिल्कुल भी बैटरी स्टोरेज से इतना नहीं है। वी आर वेल अवेयर विद द बैटरी स्टोरेज। हाइड्रोजन स्टोरेज पढ़ेंगे। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या है कि जैसे हमने हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनको जब मिलाया तो दैट गिव्स यू द वाटर। अब जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो भी मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसके जो दरमियान में टाइम में ट्रांजिशन स्टेट है, उस स्टेट में भी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी स्टेट में होती है जब आपका कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में हो। नेक्स्ट कम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। ये है स्मेस सिस्टम्स, ये हम देखेंगे अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज, चार्ज स्टोरेज, देन द थर्मल हीट स्टोरेज। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज इज अ सुपर कैपेसिटर। वो जो ऊपर वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, दैट इज अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाके क्या हो जाती है, जीरो। वो एक कॉइल हम लगाते हैं, कॉइल की रेजिस्टेंस एक खास के ऊपर जाके जब जीरो हो जाएगी तो जो इंडक्टर है दैट कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाफ Li²। तो वो इनफाइनाइट एनर्जी जो है उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो ये थर्ड वाला जो है ये सुपर कंडक्टर है। फोर्थ वाला जो है दिस इज अ सुपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज। उसके बाद थर्मल एनर्जी स्टोरेज। थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या है, दो टाइप्स हैं इसकी। एक है सेंसिबल हीट स्टोरेज और एक है लेटेंट हीट स्टोरेज। मैं पहले लेटेंट हीट स्टोरेज बता देती हूँ। हमारे जो मटेरियल्स हैं, कोई भी मटेरियल, उसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। गैस जो है वो लिक्विड और सॉलिड। तो अगर मैंने किसी मटेरियल को लिक्विड से सॉलिड में लेके जाना है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉरी, लिक्विड से गैस में लेके जाना है तो क्या कहेंगे,
अच्छा, वेपराइजेशन। और अगर मैंने सॉलिड से गैस में जाना है तो उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। ऐसे देख भी लेते हैं, ये जहन से निकल गया। हम कहते हैं कि एक मटेरियल को जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जाएंगे तो जो हम उसको एक फॉर्म में रख के उसमें एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जब उसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो। सेंसिबल हीट स्टोरेज ऐसे ही है कि जैसे आप अपने घर के अंदर आप रूम में चाहते हैं कि आप देखें, अगर पुराने घर बने हुए होंगे तो वो गर्मियों में उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है और सर्दियों में जो है वो आपको मतलब फिर भी नॉर्मल होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता उसका वेदर। ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर प्लाजास बने होते हैं, वो एक सिंगल रूम बना हुआ होता है, वही सनरेज आ रही होती हैं। तो इसमें जो स्टोन्स हैं यूजुअली उनको हम यूज़ करते हैं एज एन एब्जॉर्बेंट, और वो उसको अगर हीट को स्टोर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक स्पेसिफिक जो एरिया है जैसे उसको उन्होंने उसके टेम्परेचर को कम कर दिया या उसको क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द एनर्जी। उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट स्टोरेज। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ नहीं समझ आ रही है? नहीं आ रही, बस ऐसे ही होगा। अच्छा, यहाँ से नहीं देखना हमने, यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हम कोई स्लाइड से पढ़ लेते हैं। वो पेपर चेक हो गया दूसरे कोर्स के आप पे? नहीं। अच्छा जी, स्मैश सिस्टम जो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स की फॉर्म में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली आपको बात बताई कि जिसमें जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। कंडक्टर की आइडियल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेके जाता है, कंडक्ट करता है। तीन टाइप्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो स्मैश सिस्टम आप समझ लें एक कंडीशनिंग सिस्टम है पावर का। कंडीशनिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि जिस जगह पे अगर वोल्टेज जा रही है 11 kV और कोई यहाँ पे डिप आता है, इतना बड़ा डिप नहीं आ सकता, अगर कोई ये इतना सा डिप आता है, अगर ये 11 kV है और ये वोल्टेज डिप आ गया इस जगह पे, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में ऑब्वियसली डिप आ जाएगा तो दोबारा जो मैंने लेवल कर दिया लेवल तो नहीं कर सकूंगी। एक बार वोल्टेज डिप है तो वो वोल्टेज डिप वहीं पे रहेगा। डिप का मतलब कम हो जाना वोल्टेज का, फॉर सम सर्टेन रीजंस लेट्स से। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द वालेकुम अस्सलाम, विद द हेल्प ऑफ द स्मैश सिस्टम। हमारे नहीं है ये सिस्टम जो है स्मैश सिस्टम, ये सिंगापुर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है और इससे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो भी ठीक रहेगा और सिस्टम भी जो है वो प्रॉपरली काम करता रहेगा। इसको देख लेते हैं है क्या, तो आई होप को कुछ समझ आ जाए इसमें। It is an energy storage system that stores the energy in the form of the DC electricity by passing the current through the superconductor. हम सुपर कंडक्टर में से जो है वो करंट को पास कराएंगे एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ डीसी मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी एक्चुअली स्टोर कैसे होगी ये आपको अभी बता देते हैं। वो टेम्परेचर कैसे हम गेन करेंगे, जो मैंने आपको अभी कहा कि इसका टेम्परेचर जो है एक कुछ कम टेम्परेचर के ऊपर जाके ये बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। उसके लिए क्रायोजेनिक टैंक्स लगे हुए होते हैं और उसमें हीलियम जो है एज ए लिक्विड यूज़ हो रहा होता है यूजुअली। क्रायोजेनिक टैंक्स कैसे हैं कि जैसे आपके फ्रिज के ऊपर वाला खाना जो है रेफ्रिजरेटर है, वहाँ जैसे टेम्परेचर कम होता है इसी तरह आगे ये टैंक्स लगे होते हैं, इनका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। अच्छा, द कंडक्टर फॉर कैरिंग द करंट ऑपरेट्स एट द क्रायोजेनिक टेम्परेचर वेयर इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर and thus has the virtually no resistance losses and it produces the magnetic field. Okay, and the magnetic field is created by the flow of the direct current through the coil. Smith system, they are highly efficient and the efficiency is greater than the 98%
सेट। अगर इसकी मतलब इसके लिए पैसे इतने ज़्यादा चाहिए क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए, आपने देखा होगा कि ये कोविड की वैक्सीनेशन आती थी तो वो उसको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए जिधर हमने उसको रखना है, तो वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर इस तरह के हमें एक्चुअली मटेरियल्स तो हैं, मटेरियल्स भी महंगे हैं, लेकिन उसको उस टेम्परेचर तक लेके जाना और उसको सुपर कंडक्टर बनाना, दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लेकिन वंस इट्स वर्किंग इट विल वर्क लाइक 98%। अच्छा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें सिस्टम के? इट हैज़ द SCM, PCS, CS, CU, वन बाय वन देखते हैं। सुपर कंडक्टिंग कॉयल विद द मैग्नेट, सबसे पहली चीज़ जो है वो कॉयल है जिसमें से हमने करंट को गुजारना है। सेकेंड वन इज़ लिखा भी हुआ है साथ साथ, सेकेंड वन इज़ द पावर कंडीशनिंग सिस्टम। द पावर कंडीशनिंग सिस्टम इज़ द ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर एंड द फायरिंग सर्किट। हम ये चाहते हैं कि जी अब क्योंकि हमने यहाँ से जो हमें पावर मिली है उसको हमने अपने ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन में देना है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा उसको जैसी ट्रांसमिशन लाइन में पावर जा रही है उसी तरह की पावर बना के उसको दें, तो दैट इज डन थ्रू द PCS और द पावर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब यही होता है कि बस जैसे शादी पे जाने से पहले थोड़ा तैयार श्यार होते हैं, इसी तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर ली है, लेकिन अब आगे क्योंकि हमने कहा DC गुजारा है तो आगे AC है, तो आप आगे इन्वर्टर लगा देंगे, या अगर AC ही है तो आगे ट्रांसफार्मर लगा के उसको आप जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में दे देंगे, तो दैट इज द PCS। देन द CS, दैट CS इज द क्रायोजेनिक सिस्टम। अभी बताया आपको इट हैज़ द रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम पंप्स एंड द हीलियम टैंक होगा इसके अंदर। देन द CU is the control unit. It has the DSP, digital signal processing units, and the microcontroller and the interface circuit. ठीक हो गई बात? These are the four main components of the SMES system. हमें कभी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं लगा करता था। रोज़ा लगना मतलब रोज़ा लगना कभी ये नहीं होता कि भूख लग गई, प्यास लग गई, ये तो अब ऑब्वियसली इस एज में जाके ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। इट जस्ट हैपन्स कि भाई बस थक गए हैं, दैट इज़ द रोज़ा लगना। छोटे होते याद है कि हम भूखे से चीज़ें भी खाया करते थे, भूले से चीज़ें खाया भी करते थे, पानी शानी भी पिया करते थे, और वो सच में भूलते भी थे। वो हमारी इतनी आदत बन गई थी कि बाहर खेलने जाते तो बस भूल जाते कि रोज़ा है नहीं है। मतलब मैं गांव में बड़ी हुई हूँ तो हमारे वहाँ ट्यूबवेल वगैरह चल रहे होते तो बच्चे खेलने जाते वहाँ पे तो बस शुरू होकर पानी पी रहे हैं जी। बाद में याद, और हमारी दोस्तें जो होती हैं वो भी जान के याद नहीं कराती थी कि यार चलो पी ले, खैर है इस बेचारी का रोज़ा है। तो ऐसे वो ख्याल आया कि अभी वो रोज़ा नहीं लगता, अभी सिर्फ ये होता है कि थक गए हैं और कुछ नहीं होता, खैर है। अच्छा जी, क्रायोजेनिक यूनिट देखें किस तरह का होगा। the SMES coil, it must be maintained at the temperature sufficient low to maintain a superconducting state, and the commercial SMES temperature is 4.5 Kelvin. इतना हमें चाहिए। इट यूजेस द हीलियम एज अ कूलेंट और द लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन कितना महंगा है अगर आप में से किसी को अंदाज़ा हो तो दैट यू कैन कि भाई ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। द रेफ्रिजरेटर इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंप्रेसर दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड बॉक्स एंड इट अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट ऑफ द SMES सिस्टम। आप देखेंगे कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है दैट इज़ अ लिक्विड हीलियम नाइट्रोजन है, और इसके अंदर हमने कॉइल लगाई हुई है कि जिसको हमने सुपर कंडक्टर बनाना है, और उसके बाद आगे क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर है, और इसके बाद हीलियम नाइट्रोजन टैंक है। अच्छा, इसके ना कुछ मटेरियल थे वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, एक मिनट दें मुझे, एक मिनट दे दें, वो शायद बुक में लिखे हैं। हाँ यहाँ पे भी, इधर से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसने कहा है कि ये इट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 0.5 Li² और हाफ Li², और कितनी है 1 मेगावाट आवर इट इज़ इक्वल, ये कुछ नहीं है इसमें इतना। एक मिनट दे मुझे, यहाँ पे मटेरियल के नेम देखने हैं, वो याद भी नहीं रहते, वो इतने लेंथी होते हैं। नहीं हाँ, यूजफुल सुपर कंडक्टिंग मटीरियल अवेलेबल कमर्शली आर द नोबिडियम, नहीं नोबियम, टाइटेनियम,
न्यूबीडियम टाइटेनियम अलॉय एट द टेम्परेचर ऑफ -263। ये टेम्परेचर अटेन करना ये आसान बात नहीं है। इसी टेम्परेचर को अटेन करने के लिए वहाँ पे क्रायोजेनिक टैंक लगाए हैं। ये जो मटेरियल NBTI लिखा हुआ है, ये सुपर कंडक्टर वैसे नहीं बना बनाया सुपर कंडक्टर नहीं मिला आपको। ये अगर इस टेम्परेचर पे आएगा तो ये सुपर कंडक्टर बनेगा, और ये टेम्परेचर है -263 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप सोच लें कि कोई ठंडा दोज़ख हो सकता है, इसके अलावा हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो दैट इज डन थ्रू द क्रायोजेनिक टैंक्स एंड अ कंपाउंड ऑफ द न्यूबियम एंड tin Nb3SN. It happens to be the superconductor below -255 degree Celsius. ठीक है जी। the efforts are on for developing high क्योंकि ये टेम्परेचर इसको अटेन करना बहुत मुश्किल है, तो जो काम है वो इस पे हो रहा है कि टेम्परेचर जो मटेरियल है वो जल्दी सुपर कंडक्टर बन जाए और टेम्परेचर हमें उसको मतलब इतना कम ना करना पड़े। ठीक है। A number of the problems they are associated with the SMES system and the operation and the maintenance of the cryogenic or the refrigeration. Cryogenic कुछ नहीं है, it is just the refrigeration or temperature. मैं दोबारा बता दूं कि ये एनर्जी तभी ½ Li² में स्टोर करेगा जब ये सुपर कंडक्टर होगा, अदरवाइज तो कोई भी आप कंडक्टर लगाएं, कॉइल लगाएं, वो एनर्जी स्टोर करेगा, इंस्टेंटली एनर्जी स्टोर उसमें होगी, लेकिन ये तभी करेगा सुपर कंडक्टर अगर हम इसको वो वाला टेम्परेचर देंगे। तो वो टेम्परेचर लाने के लिए ही पूरा सिस्टम पीछे बनाया हुआ है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन है जिसमें, और कॉइल का जो पूरा सेटअप है। अच्छा जी। It required a cryogenic plant for the producing the liquid helium required for the low temperature and the special structure be needed to withstand the strong magnetic force. और जब है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उसमें से हम फिर DC गुजारेंगे तो एक बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बर्दाश्त करने के लिए भी हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए। जिसको आप में से शौक हो तो हियर शी कैन गो थ्रू द, इसमें से वो कहता है वन वेरी इंटरेस्टिंग स्मेस बीन यूज इन द, यहाँ पे जो है मैक्सिमम पावर उसकी कैपेबिलिटी जो है वो दैट इज़ 10 मेगावाट्स, मैक्सिमम स्टोर्ड कैपेसिटी जो है 30 मेगाजाउल, कॉइल करंट एट अ फुल चार्ज 4.9 किलो एम्पेयर करंट जो है आप उस कॉइल में से गुजार सकते हैं। तो आप उस सिस्टम की ये भी इमेजिन कर सकते हैं कितना जाइंट होगा। मैक्सिमम कॉइल टर्मिनल वोल्टेज, कॉइल ऑपरेटिंग टेम्परेचर इतना होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 2.8 टेस्ला। अच्छा, हम जब कहीं अप्लाई करते हैं ना, कहीं बाहर किसी के लैब में अप्लाई करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिकल के लिए, और तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं सुपर कंडक्टर्स की, सुपर कैपेसिटर्स की, कि आप कहते हैं कि यार, और सारा काम ही एनर्जी स्टोरेज के ऊपर ही है ज़्यादातर काम जो है वो। तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, दोनों जो है वो मिल के काम करते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? सिस्टम स्टेबिलिटी, ये बीच में एक ऐसे इंस्टॉलेशन कर दिया और इसका नाम जो है वो स्मेस सिस्टम रख दिया है। ठीक, सिस्टम स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कोई ऐसे सिस्टम नहीं लगा देंगे, बाहर जो है वो 3 वायर्स ही आएंगी और वही 3 वायर्स जो है उन 3 वायर्स में जाके फेड हो जाएंगी। स्मेस कैन रिड्यूस द लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, स्टार में बताया, टू इनहांस द ट्रांसमिशन कैपेसिटी एंड बूस्ट द वोल्टेज स्टेबिलिटी। स्मेस सिस्टम कैन ऑफर द एनर्जी फॉर द फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन, वही है जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है। एक ट्रांसमिशन लाइन वो है कि जो एक हम अमाउंट उसमें फिक्स कर दें कि यही उसने वैल्यू लेके जानी है, और दूसरा ये कि हम इसके ज़रिए से, स्मेस सिस्टम के ज़रिए से उसमें पावर को इंजेक्ट करते रहें। अगर पावर को इंजेक्ट करते रहेंगे तो दैट बिकम्स द flexible AC transmission system. It required the huge control units, power electronic units, और मतलब आसान काम नहीं है, but it's happening. छोटा सा एक देख लीजिए, स्मेस सिस्टम ग्रिड कनेक्टेड आपके सामने लगा हुआ है। It has an, एक मिनट, it has an AC line. इट हैज़ एन AC लाइन, उसके बाद आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद पावर कन्वर्जन सिस्टम CSI और DC टू DC कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, बाईपास स्विच लगा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे आगे उसने, ये वही सिस्टम है कि जो हमारा नॉर्मल एक सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम। AC सिस्टम है, उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा, यहाँ तक भी AC है। ये क्या हो रहा है? DC टू DC हम इसको क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे? देखें ज़रा थोड़ा सा ध्यान से।
हाँ जी, मुफस्सिर तो पढ़ के आए हो जी। ये बीच में क्या लगा हुआ है? असल में ये जंक्शन पॉइंट है जिधर के हमने जो स्मेथ सिस्टम है उसको हम मिला रहे हैं विद द अपना जो सिस्टम, अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके साथ। तो ये पावर कन्वर्जन सिस्टम है। ये डीसी टू डीसी भी हो सकता है और एसी टू डीसी और डीसी टू एसी भी हो सकता है, कोई टाइप भी हो सकती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कम लिखा हुआ है और इस साइड पे जो पूरा लिखा हुआ है दैट इज द स्मेथ सिस्टम। अच्छा, आप थोड़ा सा देख लीजिए, एनर्जी स्टोरेज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे ये कोई रिन्यूएबल पावर रिसोर्स लगा हुआ है, सोलर है या विंड है, तो सोलर, ये अगर सोलर भी है और विंड भी है तो ये थोड़ा सा गलत है। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अगर सोलर और विंड दोनों लगे हुए हैं तो डीसी टू एसी भी होगा और एसी टू डीसी भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने डीसी टू डीसी ही किया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पीछे जो है एसी हमारे पास जो आई है उसको हमने पहले डीसी में कन्वर्ट कर लिया और आगे एक डीसी बस बना ली हो, आगे इसके बाद लोड लगा हुआ है। बीच में जो है हम क्या कर रहे हैं कि स्टोरेज हमने लगाई हुई है। स्टोरेज ये किस लिए लगाई हुई है? कैपेसिटर की फॉर्म में हमने स्टोरेज लगाई है, सुपर कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। तो किस तरह से, किस लिए ये लगाई हुई है? ताकि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें पता नहीं है कि इनकी आउटपुट कितनी आ रही है, कभी ऐसे हो सकता है कि विंड काम ना करे, सोलर काम ना करे, तो उस टाइम पे हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं या इन सुपर कैपेसिटर या सिंपल कैपेसिटर से भी जो हमने एनर्जी स्टोर की हुई हो वो सिस्टम को दे सकते हैं। These are just the examples of the other types of the energy storage systems. इसमें भी क्या कोई एनर्जी स्टोर हो रही है? ये तो आपके सामने है जी। ये गीजर, सोलर गीजर है जी, पता लग रहा है? हाँ जी, इसमें भी एनर्जी स्टोर हो रही है। इंस्टेंट एनर्जी स्टोर है या कुछ 4-5 आवर्स के लिए जो ट्यूब्स, जिन ट्यूब्स में से पानी गुजरता है उन ट्यूब्स की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एब्जॉर्बेंट होती हैं और उन्होंने जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है या हीट एनर्जी पड़ती है तो वो पानी उसमें से जैसे ही गुजरेगा तो वो उस पानी को, पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। तो अगर वो एनर्जी स्टोर ना कर सकती होती तो वो टेम्परेचर जो है उसको राइज ना कर सकती पानी। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जी सर्दियों में तो सूरज बिल्कुल नहीं चमकता, ऐसी सर्दियां अब नहीं आती यहाँ पे कि जिसमें सनलाइट ना हो। तो बिल्कुल हमें जैसे अब सनलाइट है, ये सनलाइट तो चाहिए भी नहीं होती सोलर एनर्जी या सोलर फॉर्म के लिए, ये सनलाइट नहीं चाहिए। वो छोटे छोटे फोटॉन्स हैं, उनको निकालने के लिए एक सम वॉट पर मीटर स्क्वायर चाहिए। अगर वो वॉट पर मीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा तो वो फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं फॉर सम टाइम। और इससे पानी, ये जो आपको छोटे छोटे ऊपर सर्कल नजर आ रहे हैं ये पाइप्स हैं एक्चुअली, और ये यूं ही है जैसे ये एक है और इसके ऊपर आप डिफरेंट पाइप्स लगा दें। इन पाइप का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे उस टेम्परेचर को, और जब इसमें से पानी गुजरेगा तो उस पानी को जो है वो ठंडा पानी जाएगा और इसको क्या कर देंगे, हॉट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये भी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज है, छोटी सबसे टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज है जो कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। Similarly, you can do for the steam generator and for the steam turbine. ये हम कैसे कर सकते हैं? ये मैंने शुरू की क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आपको कि हेलियोस्टेट्स लगे हुए होते हैं और वो हेलियोस्टेट्स क्या करते हैं, हमने स्टीम जनरेटर के लिए हमें सिर्फ स्टीम ही चाहिए। ठीक, ये हेलियोस्टेट्स क्या करेंगे, ये इस पॉइंट के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और ये जो है हॉट स्टोरेज टैंक है और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज टैंक है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से जो है वो स्टीम जनरेट होगी और इसके बाद आगे स्टीम जनरेटर जो है दैट विल वर्क। मुझे नहीं याद कि वो, मेरा नहीं ख्याल वो आपके जहन में है या नहीं, शायद इसमें आगे नहीं है। अच्छा, ये सेंसिबल हीट स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं, ये देखिएगा। अगर ये तीन फॉर्म्स हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज द कंडेंसेशन, लिखा ही हुआ है। लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वेपर्स बनाएंगे, इवेपोरेशन है। सिमिलरली आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्ट कर रहे हैं,
इसे लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो फ्रीज़ कर रहे हैं, और किसी भी एक फॉर्म के अंदर सिमिलरली सॉलिड को गैस में करेंगे तो यू आर डूइंग दिस इज़ द, ये सबसे मुश्किल है इसको अचीव करना सब्लिमेशन को, कि आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ले जाएं, नहीं लेके जा सकते। आपको पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड में, और लिक्विड को फिर आगे गैस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर बस करेंगे, एक स्लाइड्स और देखेंगे। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अभी क्या काफ़ी है, बस थोड़ी सी 4-5 स्लाइडें देखेंगे, ख़त्म करेंगे। अगर इतना सा पढ़ाने के लिए मैं सुबह से बैठी हूँ, फिर घर चली जाती। ये बस आप सारे भी डी